सही। अच्छा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, इसका दूसरा नाम भी याद रखो कि इसको हम एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर भी कहते हैं। सही। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर या एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, और क्लिनिकली अगर ये दो साइन मौजूद हो, यानी अगर पेशेंट के SpO2 लेवल हम सेचुरेशन प्रोब लगाते हैं और चेक करते हैं वो लेस देन 90 हो, तो और इसके अलावा आर्टीरियल ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की मकदार लेस देन 60 हो, तो इसका मतलब पेशेंट को हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर है। ठीक। फिर अंडरलाइन काजेस, मेन काजेस क्या होते हैं कि ऐसी कंडीशन जो कि हाइपो वेंटिलेशन काज कर रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर्ली वेंटिलेशन नहीं ले रहा होता है। वेंटिलेशन का मतलब फिर से एक बार अपने माइंड के अंदर क्लियर कर दो, अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। और परफ्यूजन क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजनेटेड हुआ और पल्मोनरी कैपिलरीज में, यानी इस लंग्स के सराउंड में जो कैपिलरीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल हो गया, उसको हम कहते हैं कि ये परफ्यूजन है। तो वेंटिलेशन वो फार्मूला भी याद कर लो, जिस कंडीशन के अंदर यानी वेंटिलेशन हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी रेट जब ज्यादा होगा वेंटिलेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन अगर पेशेंट सीवियर टेकेप्निक है, ठीक है, बहुत रैपिडली वो सांस ले रहा होता है, तो उस टाइम टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। सही, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन वाले स्टेट में जाता है। ठीक। और हाइपोवेंटिलेशन का मतलब कि ऑक्सीजन की एंट्री ट्रेकिया और लंग्स में कम आ रही होती है, हम उसको कहते हैं कि ये हाइपोवेंटिलेशन वाले स्टेट है। अब ऐसे कौन कौन से काजेज है जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन वाले स्टेट में जाते हैं, तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट काजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले याद कर लो। क्योंकि ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स, इसको हम कहते हैं ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, यानी रेस्पिरेटरी रेट और डिप को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल यानी डायफ्रामेटिक और इंटरकोस्टल मसल वो इसके कंट्रोल में होते हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रोक है, स्पेशली बेसिलर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, अगर बेसिलर आर्टरी ब्लॉक होगी, इसका मतलब मिड ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, वहां पे इस्कीमिया और इंफाक्शन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से जो दो नर्व्स आ जाते हैं, फ्रेनिक और इंटरकोस्टल नर्व्स, उन नर्व्स का काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करवाना, फिर वो हेल्प नहीं होगी। ठीक है। ये वाले मसल जो रेस्पिरेशन लंग्स के सराउंड में मसल होंगे, जब हम सांस लेते हैं तो लंग एक्सपेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो मसल को भी सिग्नल मिल रहा होता है कि आप भी एक्सपेंड हो जाओ, फिर वो वाला एक्सपेंडिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा, यानी मीन हाइपोवेंटिलेशन कम होगी। हवा आएगी, लेट सपोज कि अगर ये वाले मसल बाहर की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, तो ये वाले एल्वेलाई इन्फ्लेट नहीं होंगे, इसके अंदर एयर कम आएगी, मीन्स के हाइपोवेंटिलेशन। सेकंड नंबर पे ओफाइड एनाल्जेसिक और बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, आप ड्रग्स का याद रख लो। ठीक है, कि ड्रग्स इंड्यूस हाइपोवेंटिलेशन, ड्रग इंड्यूस हाइपोवेंटिलेशन, ये दो किस्म के हमारे पास ड्रग्स है। अगर हम ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे होते या अगर डोज ओवर ज्यादा यूज करें, ठीक है, ओवर डोज ले लें ओफाइड एनाल्जेसिक और बेंजोडाइजेपाइन, उससे भी ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ये बैठ जाता है, फिर भी ये दोनों नर्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, तो पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन वाले स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा अगर एबनॉर्मल मास हो मिड ब्रेन के अंदर, कैंसर हो, एबनॉर्मल मास हो, या ब्रेन के अंदर अगर एडिमा हुआ और उसकी वजह से ये वाले न्यूरॉन डैमेज हुए हो, ठीक, तो प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं आएगी इन दो नर्व्स के अंदर, रेस्पिरेटरी वाला प्रोसेस स्लाइटली अल्टर होगा, हम उसको कहेंगे कि हाँ पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन वाले स्टेट में जा सकता है। नेक्स्ट काजेस चेस्ट वॉल डिजीज या चेस्ट वॉल इंजरी, अगर पेशेंट की पोसिस या स्कोलियोसिस या लॉर्डोसिस के अंदर ही, सबको पता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड की वो है एबनॉर्मेलिटीज है, उसकी शेप के अंदर चेंजेस आ जाती है। मेन खराबी क्या आ जाती है कि जो लेट सपोज के अगर स्पाइनल कॉर्ड इस तरफ आया हुआ है और इस लंग्स के इस वाले पार्ट्स को वो कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस वाले एयर के अंदर ड्यूरिंग इनहेलेशन ये वाला एक्सपेंड नहीं होगा, वेंटिलेशन वाला प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं होगा उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिसको स्पाइनल कॉर्ड ने कंप्रेस किया हुआ है, चाहे वो स्कोलियोसिस है, किफोसिस है या लॉर्डोसिस है। लेकिन कहीं पर भी उस एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने में हम कहते हैं रेजिस्टेंट शो हो रही होती है, वो वाला एरिया एक्सपेंड नहीं होता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को मैसिव सेंट्रल ओबेसिटी है, अगर चेस्ट के अंदर पूरे चेस्ट कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेशेंट को ओबेसिटी है, ठीक,
या एसाइटीज़ है, उसको सीवियर एसाइटीज़ है, जब वो सांस ले रहा होता है तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं। अगर इस लंग्स के ऊपर इतना पानी और इतना प्रेशर पड़ रहा होता है तो ये जो साइड वाले एल्विलाई हैं वो एक्सपेंड नहीं होंगे, उसके अंदर एयर नहीं जाएगी, एयर कम जाएगी तो वेंटिलेशन कम होगी। हम कहते हैं कि हाइपो वेंटिलेशन है और वो इसके अंडरलाइन काज है हाइपोक्सेमिक फेलियर की। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को प्लूरल डिजीज है, लेट्स सपोज पल्मोनरी एडेमा है, ठीक है, एल्विलाई के अंदर अगर पानी आ गया, ठीक है, या एम्पायमा, ठीक, अगर पस आ गया, ठीक है, जिसको हम एम्पायमा कहते हैं, तो फिर उस एल्विलाई के अंदर वेंटिलेशन यानी गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस नहीं होगा, ठीक, गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस नहीं होगा, पेशेंट जाएगा हाइपोक्सेमिक फेलियर में। इसके अलावा नंबर 3 का ये याद रख लो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्लस मस्कुलर डिजीज या मस्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर जीबीएस सिंड्रोम, तो ये इसके अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और अगर ये वाले नर्व उसके अंदर डैमेज हो जाए जो रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, लेकिन ऐसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जिसके अंदर ये दो नर्व जो रिस्पायरेटिंग है या रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, अगर ये डैमेज हो, ठीक है, यानी फ्रेनिक और इंटरकोस्टल नर्व अगर डैमेज हो उस सर्वाइकल इंजरी की वजह से, तो वो पेशेंट भी हाइपोवेंटिलेशन में जाएगा। मस्कुलर डिजीज के अंदर माइस्थीनिया ग्रेव्स, ठीक है, अगर ये माइस्थीनिया ग्रेव्स इस वाले मसल के अंदर खराबी हो कि एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर है थ्रू आउट द लंग्स, अगर वहाँ पे उसको ब्लॉक कर दे वो वाले एंटीबॉडीज, तो इस मसल की जो प्रॉपर फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा, लंग्स फिर एक्सपेंड नहीं होंगे। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अगर उस लंग्स के सराउंड के मसल के अंदर डिस्ट्रोफी हो जाए या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, लंग्स के सराउंड में जो मसल है अगर इसके अंदर मल्टीपल एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होगा, जाहिर बात है वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस यानी एकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी। जब फ्लूइड अगर यहाँ पे आ जाएंगे फिर ये लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, सही, वो जितना भी फोर्सफुल सांस ले रहा होगा, लेकिन इस वाले एरिया के अंदर अगर एडिमा है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये वाली एल्विलाई इनफ्लेट नहीं होंगे, इसके अंदर गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो जाएगा हाइपो वेंटिलेशन वाले स्टेट में। नेक्स्ट काजेस नंबर 4 पे ये याद रखो हाइपो वेंटिलेशन की, मिसमैच वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, ठीक, इसके अंदर 3 खराबी आ जाती है जहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशो के अंदर, यानी नॉर्मली ये क्या होता है कि जितनी वेंटिलेशन है उतनी परफ्यूजन भी होनी चाहिए, जितनी हवा अंदर जा रही उतनी ही कैपिलरीज के अंदर दाखिल भी होना चाहिए, उतना ऑक्सीजन, सही, उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, ये दोनों इक्वली चल रहे होते हैं। अगर इसके अंदर एक कम हो जाए और एक ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं मिसमैच वेंटिलेशन या वीक्यू रेशो, ये चीज क्लियर होगी। वेंटिलेशन हम कहते हैं ऑक्सीजन की एंट्री और क्यू मीन परफ्यूजन, कि कितना ऑक्सीजन जब हमने इनहेल किया क्या वो कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ये दोनों इक्वली चल रहे होते हैं, अगर उसके अंदर एक लेट सपोज के ऑक्सीजन अंदर जा रही है लेकिन ब्लड के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है तब भी मिसमैचिंग है, या ऑक्सीजन कम जा रहे हैं, सही है, लेकिन परफ्यूजन ज्यादा हो गई तब भी मिसमैचिंग है। 3 अंडरलाइन काजेज होते हैं कि जिसके अंदर बीक्यू रेशो या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के अंदर मिसमैचिंग आ जाती है, एक कम और एक ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 5 पे ब्रोंकियल काजेज, अगर मसला ब्रोंकाई के अंदर हो, ठीक, लेट सपोज के अगर यहाँ पे म्यूकस के प्लग हो, इस वाले ब्रोंकाई को अगर म्यूकस ने प्लॉट किया है, सही है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगी यहाँ तो प्रॉपरली ये वाला लंग्स इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ की कैपिलरीज प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर आ जाएगा, इस वाले के अंदर ऑक्सीजन ही कम आएगा, सही है, तो परफ्यूजन क्या होगा, कम होगा परफ्यूजन। और डिजीज इसके अंदर ब्रोंकियल क्लास के अंदर ब्रोंकियल निमोनिया, इसके अलावा सीओपीडी, ठीक है, फॉरेन बॉडी पार्टिकल अगर कोई ज़्यादातर जो बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन बॉडी आ जाते हैं और इस वाले ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, फिर इस वाले लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, इसके अंदर प्रॉपरली जाएगा, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के अंदर क्या आ जाएगी, मिसमैचिंग आ जाएगी, सही, इस लंग्स के अंदर ज़्यादा परफ्यूजन होगी, सही, इसके अंदर हवाई कम जा रही तो परफ्यूजन भी कम होगी, तो दोनों के अंदर मिसमैचिंग आ जाएगी। इसके अलावा सीओपीडी वाला पेशेंट, ठीक है, अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के अंदर भी म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये क्लॉट होगा। इसके अलावा अगर पेशेंट को अस्थमा है, सही है, उसके अंदर भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के अंदर मिसमैचिंग आ जाती है। नेक्स्ट काजेज, अगर इस ब्रोंकाई के अंदर कोई मसला नहीं है, एलेवुलर काज है, इनके एल्विलाई के अंदर अगर कोई मसला है, ठीक है, लेट सपोज के एम्पाइमा है, ये अगर एक एल्विलाई है और इसके अंदर पस जमा हुआ है,
या ये एक लूज है, इसके अंदर पस है, एम्फाइमा है, ठीक है। अब यहाँ से हवा की एंट्री के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई खराबी नहीं है, इस लंग को प्रॉपरली ऑक्सीजन जा रहे हैं और यहाँ कैपिलरीज होंगे, प्रॉपरली ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, कैपिलरीज के अंदर दाखिल होगा। इसका एक लूप के अंदर एम्पाइमा है या पल्मोनरी एडेमा है पेशेंट को, ठीक है, एल्विलाई के अंदर या लंग्स के सराउंड में एडेमा हो गया, तो ये यहाँ पे वेंटिलेशन वाला प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम जाएगा, ठीक है, और वो एयर के वो है पॉकेट से अगर उसके अंदर फ्लूइड चला गया तो वो एल्विलाई जो उसका नॉर्मल फंक्शन है गैस एक्सचेंज का, वो वाला प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा। फिर इस लंग्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन अच्छी होगी एज कम्पेयर टू इस लंग्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो एल्विलाई के अंदर फ्लूइड और इसके अलावा एडेमा हुआ है, दोनों कंडीशन जब होंगे तो परफ्यूजन खराब होगी, मिसमैच होगी। थर्ड पे आर्टीरियल काज, अगर ब्रोंकाई के अंदर कोई मसला नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज नहीं है, लंग्स के अंदर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, एल्विलाई भी बिल्कुल नॉर्मल है, ना एम्फाइमा है ना पल्मोनरी एडेमा है, लेकिन यहाँ के जो कैपिलरीज है अगर उसके अंदर लेट्स सपोज के ये कैपिलरीज, ठीक, जिसको हम कहते हैं पल्मोनिक एट्रोवेन माल फॉर्मेशन, यानी आर्टरी और वेन के आपस में ऐसी कनेक्शन जो कि एबनॉर्मल हो। अब यहाँ के बाद अगर वेन की कनेक्शन हो, ठीक है, तो वेन के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा कैपिलरी लंग से, ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये आर्टीरियल काज है, ठीक है। नंबर फर्स्ट कि ब्रोंकाई के अंदर कोई मसला नहीं है, सेकंड एल्वुलर काज भी नहीं है, एल्विलाई भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आर्टरी के जो कनेक्शन है, लेट्स सपोज यहाँ देखें, अगर ये आर्टरी है, यहाँ से ये आर्टीरियल ब्रांचेज है, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट वीनूल्स स्टार्ट हो गए, सही है, और यहाँ पे एल्विलाई है, ठीक, ये एल्विलाई, तो इस एल्विलाई से ऑक्सीजन वेन के अंदर दाखिल नहीं होगा, ठीक है, परफ्यूजन खराब हो जाएगी, परफ्यूजन कम हो जाएगी, यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली हो रही लेकिन जो परफ्यूजन रेट है उसके अंदर कमी आ जाएगी। एक ये काज है इसकी आर्टीरियल का। नेक्स्ट काज है शंटिंग, ठीक है, अगर पेशेंट को लंग्स के फाइब्रोसिस हो या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वर्ड सुना है पहले, किसको कहते हैं? सही, देखो एल्विलाई से हट के अगर दूसरे टिश्यू है जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे वो मेम्ब्रेन है, अगर उसके अंदर या कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर अगर कोई खराबी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। या इस नाम से जाहिर है कि लंग के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है अगर उसके अंदर कोई बीमारी हो, सपोज के अगर लंग्स के फाइब्रोसिस हो गया, सही है, लंग्स फाइब्रोसिस का मतलब, इस फाइब्रोसिस वर्ड्स पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब होता है नॉर्मल टिश्यू की बजाय अगर एबनॉर्मल टिश्यू आ जाए, सही है, उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस, सही। अब अगर लंग्स ऐसे फाइब्रोस है, एल्विलाई की जगह एबनॉर्मल टिश्यू आ गए और उस पूरे लंग्स को उसने घेर के रखा, हवा जब O2 आएगा वो इस वाले लंग्स में नहीं आएगा, वो सारा इसमें आ जाएगा। ये वाले जो कैपिलरीज होंगे इस फाइब्रोसिस वाले लंग्स के सराउंड में, वो क्या हो जाएंगे जब उसके अंदर ब्लड नहीं आएगा? सीवियर विजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके अंदर। जब विजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? जो अनइफेक्टेड लंग्स है उसकी तरफ जाएगा, सही है, अनइफेक्टेड, इस वाले लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट फिर पड़ेगा, सही है। तो एक शंटिंग ये भी काज है। अब एक लंग्स जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक लंग ऑक्सीजन की उतनी मकदार को पूरा नहीं कर पा रहा होता है, सही है। तो इसके अंदर खराबी किसके अंदर आ गई? लंग्स के अंदर, सही। यानी इसको भी हम सेकंड नंबर काज के अंदर, एल्वियोलर काज के अंदर काउंट कर सकते हैं कि अगर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, अगर इस लंग्स के सराउंड में लेट सपोज ये वाले सपोर्टिंग टिश्यू है, अगर इसके अंदर सिंपली एडिमा हो गया, सही है, या स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो गया, इस वाले एरिया के अंदर ये वाला लंग्स जब हम सांस लेंगे ये इन्फ्लेट नहीं होगा, एल्विलाई इन्फ्लेट नहीं होंगे, यहाँ के जो कैपिलरीज है उसमें लेस ऑक्सीजन जाएगा और पेशेंट हाइपोक्सेमिक उसमें चला जाएगा, फेलियर में, ठीक। नेक्स्ट विकास रहे तो नहीं गया, हाँ, कार्डियक शंटिंग, ठीक। अगर पेशेंट को ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसके अंदर भी परफ्यूजन रेट पे फर्क पड़ जाता है। कैसे? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, या इसको देखें,
इनके अंदर डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ASD, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिफेक्ट हो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। नॉर्मली इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से फिर लंग्स के पास जाता है कि ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ASD के अंदर क्या होता है कि जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक। लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं और लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। जो बॉडी को मिलेगा वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स के पास ब्लड ही कम जाएगा, सही है। लंग्स के पास जो भी ब्लड जाएगा, लेट सपोज के 50 ml था, इसके अंदर 50 ml ब्लड आया, जब इस एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया वो 25 ml इधर चला गया और 25 ml इधर। अब लंग्स के पास लेस ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जब कम जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कम ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा, हमारी बॉडी के डिमांड उसके अंदर पूरे नहीं होंगे। उस केस के अंदर भी पेशेंट हमें हाइपोक्सेमिक या उसके SpO2 और FO2 लेवल हमें कम मिल रहा होता है। कोई क्वेरी, अगर कोई सवाल हो किसी को? हाँ हाँ, हार्ट पे भी पड़ता है। लेकिन बॉडी की डिमांड, हाँ वेंटिलेशन प्रॉपरली होगी, लेकिन हमारे बॉडी